इन माय चैनल राजपूत फिजिक्स। आज हम ट्वेल्थ फिजिक्स का छठवां असाइनमेंट को आप समझने का प्रयास करेंगे। तो देखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 असाइनमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान छत्ती। इससे क्या तात्पर्य है? द्रव्यमान छत्ती और नाभिकीय बंधन ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए तथा इनमें प्रति न्यूक्लियॉन्स बंधन ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या क्या बताना है? तो सबसे पहले द्रव्यमान छत्ती की डिफिनेशन है, परिभाषा बताना है। तो द्रव्यमान छत्ती क्या है? नाभिक न्यूक्लियनों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक में वास्तविक द्रव्यमान उसके न्यूक्लियन के द्रव्यमान के योग के सदैव कम होता है। द्रव्यमान के इस अंतर को द्रव्यमान छत्ती कहते हैं और इसको डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बंधन ऊर्जा के बारे में बताएंगे। तो देखिए, पहले द्रव्यमान छत्ती की व्यंजक देख लें। किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान मान लेते m है, द्रव्यमान संख्या a है, परमाणु क्रमांक z है, प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn है। तो प्रोटॉन की कुल द्रव्यमान होगा z इंटू mp, न्यूट्रॉन की कुल द्रव्यमान होगा a माइनस z इंटू mp। तो द्रव्यमान छत्ती का मान हो जाएगा डेल एम इक्वल टू जेड एम एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम होगा। तो ये द्रव्यमान छत्ती है, तो व्यंजक हो गया। यानी इक्वेशन फर्स्ट जो है द्रव्यमान छत्ती के व्यंजक को प्रदर्शित करता है। फिर बंधन ऊर्जा किसको कहेंगे? तो देखिए, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है तब नाभिक का निर्माण होता है। तो नाभिक का निर्माण जैसे ही होता है तो उस समय उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम नाभिक से इन दोनों को हटाना चाहे तो कमी को पूरा करना पड़ेगा। तो आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से हम जानते हैं कि ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणित प्रकाश के चाल का वर्ग होता है, अर्थात इक्वल टू mc² होता है। तो चूंकि जितनी द्रव्यमान में कमी हुई है उतनी अगर द्रव्यमान देते तब वो दोनों न्यूक्लियस जो है बाहर निकलेगा। अर्थात इसका बंधन ऊर्जा अगर हम निकालना चाहें तो E डेल एम c² होगा, जहां डेल एम की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके थे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन सेकंड आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर बंधन ऊर्जा की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो नाभिक के न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहेंगे और इसको EB से प्रदर्शित करेंगे। तो EB इक्वल टू होगा डेल एम इंटू c²। तो यही जो इक्वेशन है वो बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान छत्ती के बीच में संबंध दर्शाता है। बंधन ऊर्जा तो किसी नाभिक से उसके एक न्यूक्लियस को अलग करने के लिए आवश्यक औसत ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे EBN से प्रदर्शित करते हैं। तो EBN इक्वल टू क्या होगा? EB अपॉन A। तो EB की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में निकाल चुके थे, वहीं पर A को डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त होगा। तो यही प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के लिए व्यंजक है। क्वेश्चन है, देखिए, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? दिए गए चित्र में X का नाम लिखिए। इसके परिपथ का चित्र बनाकर कार्यविधि को समझाइए। तो पहला पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड है क्या? इसकी परिभाषा देखो। P प्रकार तथा N प्रकार के अर्धचालकों के साथ एक विशेष विधि द्वारा इसे जोड़ा जाता है। इसे डोपिंग कहते हैं। जोड़ने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। तो जोड़ दिया जाए तो इस संयोजन को पीएन संधि डायोड कहेंगे। उसका चित्र वहां पे प्रदर्शित है। अब यहाँ पर देखिए X है क्या? तो एक तरफ है प्रत्यावर्ती धारा है, बीच में X है और इधर आपको डिस्ट धारा प्राप्त हो रहा है। तो ये बीच वाला जो पोर्शन है वो पूर्ण तरंग डिस्टकारी है, क्योंकि ये AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है, वो भी पूरे तरंग में कर रहा है, इसलिए X जो होगा पूर्ण तरंग डिस्टकारी होगा। तो अब बताइए डिस्टकारी क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को डिस्टीकरण कहते हैं और जिस उपकरण द्वारा ये काम किया जाता है उस उपकरण को कहा जाता है डिस्टकारी। तो डिस्टकारी जो X का डिस्टकारी यानी पूर्ण तरंग डिस्टकारी का चित्र आप इसमें प्रदर्शित है। देखिए, इसमें एक निवेशी सिग्नल, पहले तो एक ट्रांसफार्मर है
अपचायी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिया जाता है और द्वितीयक कुंडली के 3 सिरे बनाए जाते हैं। 2 सिरों में लास्ट ए और बी पर 2 डायोड D1 और D2 लगाए गए हैं और इनके बीचों बीच यानी द्वितीयक के बीचों बीच एक निर्गत सिग्नल को निकाला गया है जो लोड रेजिस्टेंस के साथ, लोड प्रतिरोध के साथ जुड़ा होगा और वो निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। तो ये इसका चित्र है। निर्दिष्ट कार्य की कार्यविधि देख लेते हैं। जब ट्रांसफार्मर T के प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। तो प्रथम अर्ध चक्र में A धनात्मक विभव पर और B ऋणात्मक विभव पर होता है। तो बिंदु A E के तुलना में धनात्मक विभव होता है जिससे D1 जो है अग्र अवनति में आ जाती है। तो फलस्वरूप लोड R पर मान्य धारा CD की ओर बहने लगती है। अब बिंदु B जो है ऋणात्मक विभव पर होता है अतः D2 जो है वो उत्क्रम अवनति या पश्च अवनति में होती है। फलस्वरूप D2 पर कोई कार्य नहीं होता है। जब द्वितीय अर्ध चक्र होता है तो A ऋणात्मक विभव पर और B जो है धनात्मक विभव पर आ जाएगी, जिसमें A E की तुलना में ऋणात्मक विभव पर होता है अर्थात D1 उत्क्रम अवनति या पश्च अवनति में आ जाती है। फलस्वरूप D1 कार्य नहीं करता है, किंतु B जो है E की तुलना में धनात्मक विभव पर होता है, इसलिए D2 अग्र अवनति पर आ जाती है और D2 पर अग्र अवनति के कारण लोड पर आपको मान्य धारा प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार देखें तो AC चक्र है, प्रथम अर्ध चक्र में D1 और द्वितीय अर्ध चक्र में D2 के कारण लोड रजिस्टर पर वोल्टेज प्राप्त होता है। तो दोनों अर्ध चक्र के कारण विद्युत धारा एक ही दिशा में प्राप्त होता है और भी पूर्ण तरंग के रूप में प्राप्त होता है। तो इस उपकरण को पूर्ण तरंग डिष्टकारी कहते हैं। ये इसकी कार्यविधि है। इसमें निवेशी और निर्गत सिग्नल दिखाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आकाश तरंग संचरण द्वारा प्रकाश की अधिकतम दूरी तथा एंटीना की ऊंचाई के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। इसमें 2 पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन है किसी मीनार के शीर्ष पर स्थापित प्रेषक एंटीना की ऊंचाई 32 मीटर तथा अभिग्राही एंटीना की ऊंचाई 50 मीटर है। तो LOS विधा में संतोषजनक संचार के लिए दोनों एंटीनाओं के मध्य अधिकतम दूरी क्या है, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो मान लेते हैं AB एक टीवी टावर है जो चित्र में दर्शाया गया है। इसकी ऊंचाई h है, पृथ्वी की सतह पर वो स्थित है। जब इनके प्रसारण किया जाता है तो पृथ्वी के 2 बिंदु P और Q तक वहाँ प्रसारण दूरी जो है D है, वहाँ तक पहुँच जाता है। अब P और Q से बाहर टीवी टावर की जो प्रसारण है वो नहीं हो पाता है। पृथ्वी केंद्र O हो तो एक त्रिभुज बन जाएगा। देखिए OP, OQ और OB ये पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। तो एक समकोण त्रिभुज का उपयोग कर लेते हैं। OPA ये एक समकोण त्रिभुज का यूज करें तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो OA का स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OAP स्क्वायर। तो OA की वैल्यू होगा R प्लस H और OP की वैल्यू है R और AP की वैल्यू है D। तो इन सबको रख के हल करेंगे तो D का मान मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए R बहुत छोटा राशि है, R बहुत बड़ा है H की तुलना में, इसलिए H स्क्वायर को हम नगण्य मान लेते हैं। तो D का मान आपको मिल जाएगा √2HR। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है मान लेते हैं पृथ्वी की सतह पर AB और PQ दो एक अभिग्राही है, प्रेषित है और एक अभिग्राही है। AB प्रेषित और PQ अभिग्राही एंटीना है। AB द्वारा अधिकतम प्रसारण दूरी DT है और PQ द्वारा अधिकतम अभिग्रहण क्षमता दूरी जो है DR है। तो कुल कितना हो जाएगा, दोनों के मध्य अधिकतम दूरी हो जाएगा DT प्लस DR। अब मान लेते हैं AB की ऊंचाई है HT और PQ की ऊंचाई है HR, जो 32 और 50 किलोमीटर दिया हुआ है प्रश्न में। तो क्योंकि हम सूत्र इससे पहले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, √2RH होता है D की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू रख देते हैं। √2R
एच टी प्लस √2r HR। अब यहाँ पे सभी की वैल्यू को निकाल, चूंकि 2r कॉमन है तो उसको कॉमन निकालिए और उसके बाद सभी वैल्यूज को रख दिए। रखने के बाद इसका मान आया 45,536.79 मीटर। इसको किलोमीटर में चेंज करें तो 45,536 किलोमीटर होगा। इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है नैंड गेट को सार्वत्रिक गेट या सर्वप्रयोजिक गेट भी कहते हैं, क्यों? तो सार्वत्रिक गेट का परिभाषा है वह गेट जिसका प्रयोग करके आधारभूत गेट प्राप्त किया जा सकता है। आधारभूत गेट मतलब एंड, आर और नॉट गेट प्राप्त किया जा सकता है, सार्वत्रिक गेट कहलाता है। तो नैंड गेट का उपयोग करके हम आधारभूत गेट प्राप्त कर सकते हैं। और नैंड गेट से हम कैसे आधारभूत गेट प्राप्त कर सकते हैं, तीनों चित्र में दिखाया गया है। नैंड से नॉट गेट प्राप्त करना चित्र है, नैंड से एंड गेट प्राप्त करना, उसमें 2 नैंड गेट का उपयोग करके बनाया जाता है, एक नॉट के रूप में और एक सामान्य नैंड गेट के रूप में। तीसरा नैंड गेट से आर गेट प्राप्त करना, तो इसके लिए 3 नैंड गेट का उपयोग करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है आर गेट का तर्क प्रतीक बनाइए, तो तर्क प्रतीक इस प्रकार से होता है। फिर तीसरा जो है प्रश्न, दिए गए परिपथ में निर्गत y का मान ज्ञात कीजिए जबकि निवेशी अल्फा का मान 1 है। तो अल्फा 1 है तो y निर्गत का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि ये जो चित्र बना हुआ है ये नैंड गेट को नॉट गेट बना के बनाया गया है, अर्थात इसकी लॉजिक होगा नॉट गेट की लॉजिक। और नॉट गेट की लॉजिक होता है जो भी इनपुट में है उसका बार हो जाता है, अर्थात उसका परिवर्ती रूप होता है। तो y इक्वल टू अल्फा बार, तो y इक्वल टू 1 बार, तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये है इसका आंसर। 2 डायोडों का उपयोग करके द्विनिवेश एंड गेट का परिपथ चित्र बनाइए। तो एंड गेट का तर्क परिपथ चित्र पहला है। दूसरा जो है वो 2 डायोड का उपयोग करके बनाया गया है और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर CE प्रवर्धक के रूप में कार्यविधि का आरेख बनाकर समझाइए। तो यहाँ पर प्रवर्धक के रूप में हम इसका आंसर देंगे। तो सबसे पहले प्रवर्धक क्या है उसकी परिभाषा देखिए। प्रवर्धक वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती या परिवर्ती धारा या वोल्टेज की शक्ति बढ़ा देती है। तो इसका चित्र जो है NPN ट्रांजिस्टर का CE विधा में दर्शाया गया है, जिसमें निवेशी सिग्नल है जिसको आधार और उत्सर्जक के बीच में लगाया गया है। ट्रांजिस्टर के संग्राहक और उत्सर्जक के बीच में लोड रेजिस्टेंस लगाकर निर्गत सिग्नल प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो ये चित्र बना है। अब इसका कार्यविधि को हम समझते हैं। तो निवेशी सिग्नल, अब कार्यविधि देखें, यदि संग्राहक धारा का मान IC हो तो संग्राहक वोल्टेज का मान किरचॉफ के नियम से VC इक्वल टू VCE माइनस ICRL होता है। तो निवेशी सिग्नल का धनात्मक अर्ध चक्र में अगर हम देखें, धनात्मक अर्ध चक्र में तो देखें तो B यानी बेस क्षेत्र जो है वो अधिक धनात्मक होगा और एमिटर क्षेत्र कम धनात्मक होगा। तो संग्राहक धारा IC का मान, चूंकि ये दोनों अग्रवृत्ति हो जाएगी तो संग्राहक धारा IC का मान बढ़ जाएगा और बढ़ने के कारण संग्राहक वोल्टेज समीकरण 1 से कम हो जाएगा। तो चूंकि संग्राहक बैटरी VCE के धन सिरे से जुड़े होने के कारण ये संग्राहक कम धनात्मक हो जाता है, फलस्वरूप ऋणात्मक सिग्नल प्राप्त होता है। सिग्नल के ऋणात्मक अर्धचक्र में आधार उत्सर्जक के सापेक्ष कम धनात्मक हो जाता है, जिससे संग्राहक धारा IC का मान कम हो जाता है। चूंकि ये पश्चावृत्ति में आ जाती है, बेस एमिटर जंक्शन पश्चावृत्ति आने के कारण IC का मान कम हो जाता है। तो समीकरण 1 से संग्राहक वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, अर्थात VC जो है वो धनात्मक हो जाता है। तो देखा गया दोनों अर्धचक्र में अगर हम देखें तो निवेशी और निर्गत के बीच में 180 अंश का कलांतर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 5वें क्वेश्चन का आंसर होती है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।